नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के बारे में, अर्थात कठोर व मृदु, अम्ल व क्षार के बारे में। यह तो हम जानते हैं कि लुईस की अवधारणा अम्ल और क्षारों के सापेक्षिक सामर्थ्य को मापने के लिए एक निश्चित और एक समान पैमाना प्रदान करने में विफल रही। कि लुईस की अवधारणा यह तो बता पाती है कि कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा, लेकिन किन्हीं दो अम्ल या किन्हीं दो क्षारों का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसको नापने का लुईस की अवधारणा में कोई तरीका नहीं था। लुईस की परिभाषा अम्ल और क्षारों को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने या दान करने की क्षमता के संदर्भ में परिभाषित करती है। तो लुईस की परिभाषा यह बता पाती है कि इलेक्ट्रॉन युग्म करने से क्या होगा और इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देने से क्या होगा। किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण प्रक्रिया से संबंध अभिक्रिया की प्रकृति से किसी अम्ल या क्षार का सामर्थ्य निर्धारित किया जा सकता है। लुईस द्वारा सुझाए गए क्रियात्मक मानदंडों के आधार पर कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि विस्थापन अनुमापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन को किसी भी निर्धारण का आधार बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक अभिक्रिया लेते हैं। A plus A prime B gives AB plus A prime। यहाँ पर A prime B, जिसे आप लोग A dash B भी कहते हैं, A B में परिवर्तित होता है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि A प्राइम से अधिक प्रबल है। यह कहा जा सकता है कि अम्ल क्षार संकुल के सापेक्षिक स्थायित्व का उपयोग सापेक्ष सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। उपर्युक्त अभिक्रिया में A dash B की तुलना में AB अधिक स्थिर होना चाहिए। सामर्थ्य को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कारकों को अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की एंथैल्पीज डेल्टा H0 से सहसंबंधित करने का प्रयास किया गया है। इस तरह के निर्धारण में जो कठिनाइयां आ रही थी, उनमें से एक यह थी कि विभिन्न संदर्भ अम्ल या क्षार रेफरेंस एसिड और बेस के साथ Kf, डेल्टा G0 या डेल्टा H0 के अलग अलग रुझान देखे गए। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम 3+ के साथ हैलाइड आयनों की संकुल बनाने की क्षमता आयोडीन से फ्लोरीन तक बढ़ती है, अर्थात आयोडाइड आयन की, फिर ब्रोमाइड आयन की, फिर क्लोराइड आयन की और फिर फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन की क्षमता सबसे अधिक होगी। लेकिन जहां तक बात करें मर्क्यूरिक आयन की, Hg2+ की, तो यह क्रम बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम 3+ के साथ तो फ्लोराइड आयन आसानी से संकुल बनाएगा, जबकि मरकरी आयन के साथ में आयोडाइड आयन आसानी से संकुल बनाएगा। ऐसा ही उल्टा क्रम I2 और C6H5OH की क्षार
C2H5 2O और C2H5S के साथ अभिक्रिया की ऊष्मा में देखा जाता है। I2 की यानी कि आयोडीन की C2H5 के साथ अभिक्रिया की ऊष्मा C2H5 की तुलना में अधिक होती है, लेकिन फिनोल के लिए यह प्रवृत्ति एकदम उल्टी होती है। इस तरह की कठिनाई के बावजूद भी सारे तत्वों से बने अम्लों व क्षारों की जो पारस्परिक क्रिया है, उनकी व्याख्या करने के लिए विभिन्न लुईस अम्ल व क्षारों के मध्य एक गुणात्मक सहसंबंध हासिल किया गया। सन 1958 में हरलैंड, चार्ट और डेविस द्वारा अम्ल और क्षारों को सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। दो श्रेणियां बनाई गई, क्लास ए और क्लास बी। उनके अनुसार धातु आयनों की दो श्रेणियां इस प्रकार से हैं। पहली क्लास ए, वे धातु आयन जो उन लिगेंड्स के साथ स्थायी संकुल बनाने को वरीयता देते हैं जिनका दाता परमाणु आवर्त सारणी के 15वें, 16वें और 17वें इनमें से किसी समूह का प्रथम सदस्य हो। तो प्रथम सदस्य कौन कौन से हुए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो क्लास ए के जो धातु आयन हुए, वे उन लिगेंड्स के साथ में स्थायी संकुल बनाएंगे जिसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो। उदाहरण के लिए क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रथम श्रेणी की धातु है। अब बात करते हैं क्लास बी की। क्लास ए के धातु आयनों के अतिरिक्त वे धातु आयन जो समूह 15वें, 16वें और 17वें समूह के निचले सदस्यों के दाता परमाणु वाले लिगेंड्स के साथ स्थायी संकुल बनाने को वरीयता देते हैं। सार रूप में कह सकते हैं कि 15वें, 16वें और 17वें समूह के प्रथम सदस्य से जो धातु आयन आसानी से लिगेंड बनाए वह सभी वर्ग ई में, और उसके अतिरिक्त यानी कि समूह 15, समूह 16 और समूह 17 के प्रथम सदस्य के अतिरिक्त जो सदस्य हैं वह अगर धातु परमाणु है लिगेंड में और उसके साथ कोई धातु आयन स्थायी संकुल बनाता है तो वह वर्ग बी में होगा। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व और भारी संक्रमण तत्व जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी आदि को वर्ग बी का एसिड कहा जाता है। अम्लों और क्षारों का हार्ड और सॉफ्ट रूप में वर्गीकरण। यहाँ एक इक्वेशन आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी। यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसा कि इस इक्वेशन में स्पष्ट हो रहा है कि AH ने जो पहले B1 के साथ बंध बनाया था, अभिक्रिया के पश्चात वह AH B2 के साथ बंध बना रहा है, जबकि AS जिसने पहले B2 के साथ जिसका बंध था अब उसने B1 के साथ बंध बनाया। यहाँ H हार्ड के लिए और S सॉफ्ट के लिए प्रदर्शित किया गया है। यह जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इससे यह भी कह सकते हैं कि B2 की तुलना में B1 मृदु यानी कि सॉफ्ट है, और इसी आधार पर कठोर और मृदु
अम्ल तथा क्षार की एक सूची बनाई जा सकती है। यह जो सूची तैयार जो होती है, जिसमें कि कठोर और मृदु अम्लों को रखा गया है, यह रिजिड यानी कि दृढ़ नहीं है। यह एक अम्ल और क्षारों के कठोरता और मृदुता को ग्रेडेशन के अनुसार सारणी में व्यवस्थित करता है। इसमें बॉर्डरलाइन स्पीसीज भी शामिल है, जो न तो पूर्णतः कठोर हैं, न ही पूर्णतः मृदु हैं। कठोरता या मृदुता को किसी विशेष स्पीसीज से जुड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कठोरता के रूप में बताया जा सकता है। दृढ़ता से जड़े हुए इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कम ध्रुवीकरण होना उस स्पीसीज को कठोर बनाता है, जबकि आसानी से ध्रुवीकृत होने वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पीसीज को मृदु बनाता है। मध्यवर्ती गुणों वाले स्पीसीज जो न कि कठोर है न कि मृदु है, उनकी अलग से एक कैटेगरी बनाई गई है, जिसे कि बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस को आगे के एक सारणी में एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सारणी में एसिड्स जो कि हार्ड हैं उनको बताया गया है। अंतिम कॉलम में जो एसिड सॉफ्ट हैं उनको बताया गया है, और बीच में वे सारे हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, अर्थात न तो वे पूर्णतः हार्ड है न ही पूर्णतः सॉफ्ट है। हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनको यह सारणी रूप में दर्शाया गया है। इनकी यह विशेषता ग्राही परमाणु के गुणों के आधार पर दर्शाई गई है। जो कठोर अम्ल होंगे उसमें जो ग्राही परमाणु है उसका आकार छोटा होगा, जबकि सॉफ्ट एसिड में एक्सेप्टर एटम का आकार बड़ा होगा। इसी प्रकार कठोर अम्ल के मामले में ग्राही परमाणु उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का होगा, जबकि मृदु अम्ल के मामले में ग्राही परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या तो शून्य होगी या वह न्यून धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का होगा। हार्ड एसिड में जो एक्सेप्टर एटम है वह किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति से आसानी से उत्तेजित होकर उच्च अवस्था पर जा पाएगा, जबकि मृदु अम्लों के मामलों में उत्तेजित हो सकने वाले संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। कठोर के मामले में इनकी अनुपस्थिति होती है। कठोर अम्लों में डी इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है, जबकि मृदु अम्लों में नियरली फुल डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कठोर अम्ल आमतौर पर हल्की धातु के आयन होते हैं, जबकि मृदु अम्ल ज्यादातर भारी धातु के आयन होते हैं। कठोर अम्लों को उन लुईस एसिड के रूप में जाना जाता है जो आसानी से पोलराइज्ड नहीं होते हैं और कठोर क्षार के साथ समन्वय करने को वरीयता देते हैं, जबकि उन लुईस एसिड को मृदु एसिड कहा जाएगा जो कि आसानी से ध्रुवीकृत होते हैं और मृदु क्षार के साथ कोऑर्डिनेशन को प्रेफरेंस देते हैं। यह सारणी में ऊपर
क्षारों का वर्गीकरण बताया गया है। पहले कॉलम में हार्ड बेस, दूसरे कॉलम में बॉर्डरलाइन बेस, तीसरे और अंतिम कॉलम में सॉफ्ट बेसिस को दर्शाया गया है। नीचे वाली सारणी में इन क्षारों के अर्थात हार्ड और सॉफ्ट बेसिस के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। जो कठोर क्षार हैं उनकी उच्च विद्युत ऋणता तथा निम्न ध्रुवणता होती है, जबकि मृदु क्षार की निम्न विद्युत ऋणता और उच्च ध्रुवणता होती है। कठोर क्षार में भरे हुए कक्षकों की उपस्थिति होती है। रिक्त ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा स्तर पर मौजूद हो सकते हैं, जबकि मृदु क्षारों के मामले में आंशिक रूप से भरे ऑर्बिटल्स होते हैं और रिक्त ऑर्बिटल्स निम्न ऊर्जा स्तर पर हो सकते हैं। कठोर क्षार ये आयन या उदासीन अणु होते हैं जिन्हें लुईस बेस या लिगेंड के रूप में जाना जाता है और हार्ड एसिड के साथ में कोऑर्डिनेशन को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि मृदु क्षार वे आयन या उदासीन अणु होते हैं जो मृदु क्षार के साथ बंध बनाने को वरीयता देते हैं। अभी जो हमने सारणियां देखी थी उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हार्ड और सॉफ्ट स्पीसीज के बीच कोई सीमांकन की रेखा नहीं है। यह सिर्फ इनकी सापेक्षिक कठोरता और मृदुता को बताता है। प्रत्येक समूह के भीतर कोई समान कठोरता या मृदुता उपस्थित नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि क्षार धातु आयन सभी कठोर होते हैं, लेकिन इसी समूह के भीतर लिथियम से सीजियम तक कठोरता कम हो जाती है। इसलिए लिथियम आयन सबसे कठोर होता है, जबकि सीजियम आयन मृदु होता है, क्योंकि सीजियम आयन लिथियम आयन की तुलना में अधिक बड़ा और अधिक पोलराइजेबल होता है। इसी तरह नाइट्रोजन एक कठोर क्षार है, जैसा कि अमोनिया के मामले में है, क्योंकि यह छोटे आकार का है और यदि ध्रुवीकरणीय प्रतिस्थापन मौजूद है तो यह पर्याप्त रूप से मृदु हो जाएगा, जैसा कि पाइरीडीन में। तो नाइट्रोजन वैसे तो कठोर क्षार की भांति क्रिया करता है, लेकिन यदि यौगिक में कोई ध्रुवीकरणीय प्रतिस्थापन पोलराइजेबल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है तो फिर वह मृदु की भांति कार्य करता है, जैसे कि पाइरीडीन में होता है। हम एसिड और बेस के सामर्थ्य के लिए मामूली रूप से दुर्बल और काफी मृदु, बहुत कठिन लेकिन दुर्बल जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना कठोर व मृदु अम्ल क्या है, कठोरता व मृदुता के क्या पैमाने हैं, अम्ल व क्षारों का कठोर व मृदु रूप में किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे पियर्सन की अवधारणा के बारे में, अम्ल और क्षारों के कठोरता और मृदुता के सैद्धांतिक आधार, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे HSAB यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अनुप्रयोग और सीमाओं की।